दर्शकों नमस्कार। प्रारंभ कला एकेडमी थाने अच्छाई का अभियान मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी चांगुलपणाची चळवळ इस मंच पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आप अचरज में होंगे कि हमेशा मराठी में प्रस्तुत होने वाला ये कट्टा आज हिंदी में क्यों है, क्योंकि आज की हमारी जो जानी मानी अतिथि हैं वो हिंदी बोलना ज्यादा पसंद करेंगे हम सभी से, क्योंकि मैं भी खुद चाहती हूँ कि ये जो हमारी रूबरू है, हमारा ये जो इंटरव्यू है, ये सभी भाषाओं को समझने वाले सभी व्यक्तियों तक पहुंचे, ऐसा इनका व्यक्तित्व है। तो आज का ऊर्जा कट्टा मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी अर्थात अच्छाई का अभियान हम हिंदी में वार्तालाप करेंगे। आज के हमारी मेहमान कौन है ये जानने के लिए आप सभी उत्सुक होंगे, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन उसके पहले आप सभी से एक विनती करती हूँ कि कोरोना का महामारी का ये संकट देखते हुए कल की होली आप शांति से घर में अपने परिवार के साथ मनाइएगा और होली की आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और होली की अग्नि के साथ ये महामारी भी नष्ट हो, ऐसे भगवान के चरण स्पर्श कर कर प्रार्थना करती हूँ। तो दर्शकों, आज की ये मेहमान कौन है, इनका परिचय मैं पहले आपसे देना चाहूंगी। इनका परिचय देती हूँ। चलिए, आज की हमारी विशेष मेहमान है साधना शंकर। साधना शंकर, जिनके नाम में साधना हो और शिव का तेज हो, ऐसा व्यक्तिमत्व निश्चित रूप से वंदनीय और प्रेरणादायी है। साधना जी IRS अधिकारी हैं, जो वर्तमान में गाजियाबाद की मुख्य आयकर आयुक्त हैं। इसके पहले भी वे केंद्र की कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, गृह विभाग, संसदीय कार्य, प्रवासी भारतीय विभाग, नागरिक उड्डयन के केंद्रीय मंत्रालय में। इतना ही नहीं, साधना जी प्रतिस्पर्धा आयोग में सलाहकार के रूप में भी कार्यरत रह चुकी है। साधना जी ने अर्थशास्त्र में PhD की हुई है, एक सफल लेखिका और प्रसिद्ध ब्लॉगर हैं, जो आज के इस आधुनिक वैज्ञानिक युग का अविभाज्य घटक है। साधना जी पुस्तक, सिनेमा एवं थिएटर में भी विशेष रुचि रखती हैं। यह यूं कहें कि इनका रुझान इस क्षेत्र में भी उल्लेखनीय है। साधना जी देश के कई राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय लोकप्रिय महत्वपूर्ण अखबारों में अपने विचारों को व्यक्त करती रही है और कर चुकी है। वर्तमान में दैनिक भास्कर नामक अखबार में एक मासिक कॉलम चलाती हैं। साधना जी की साधना का एक और पड़ाव है कि इनके नाम पे कई पुस्तकें दर्ज है, जिनका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मैं शुरू में ही आपको बताना चाहूंगी, आपको यदि इनके पुस्तक का लाभ उठाना है, इनका पुस्तक आप पढ़ना चाहते हैं, तो अमेज़न पर साधना शंकर नाम से आपको इनके पुस्तक अवश्य मिल सकते हैं, जरूर पढ़िएगा। साधना शंकर जी ने कई शैक्षणिक प्रकाशनों में भी अपने विचार बहुत ही सहज, स्पष्ट एवं बेबाक तरीके से व्यक्त किए हैं। इनके अलावा साधना जी ने जयपुर साहित्य उत्सव सहित कई साहित्यिक समारोहों में भाग लिया है। ये दूरदर्शन पर भी सक्रिय रही हैं, जहां इन्होंने आषाढ़ का एक दिन, बैसाखी सहित अनेक धारावाहिकों और नाटकों में मुख्य भूमिका को निभाया है। इसके अलावा करंट अफेयर्स, सामाजिक मुद्दों, युवा मामलों में एवं महिलाओं के ज्वलंत मुद्दों पर संहिता भी लिखी है और उन कार्यक्रमों का निवेदन मतलब सूत्र संचालन भी किया है। साधना जी का परिचय बहुत ही लंबा है, क्योंकि इन्होंने कम उम्र में बहुत कुछ हासिल किया है। ऐसे बहुआयामी, बहुगुणी, वंदनीय एवं प्रेरणादायी साधना शंकर जी का हमारे आज के इस ऊर्जा कट्टा पर मैं अरुंधति भालेराव, प्रारंभ कला एकेडमी और मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी यानी अच्छाई का अभियान की ओर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ।
साधना जी, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते अरुंधति। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया, और सभी लोग जो इससे जुड़े हुए हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपने एक जो मराठी भाषी नहीं है उसको आमंत्रित किया है, तो मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित मानती हूँ इस बात से। थैंक यू वेरी मच मैम, हमारे लिए भी ये बहुत खुशी का पल है कि हमारे मंच पर आपसे शुरुआत हुई है हिंदी रूबरू की। तो मुझे लगता है ये सिलसिला हम जारी रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी राष्ट्रभाषा के माध्यम से हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। आपका मैं इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपको बहुत बहुत होली की मुबारक देती हूँ। हाँ, मैं भी आपको और सभी जो जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा कि आपने प्रारंभ में कहा, होली के साथ साथ ये कोरोना का जो आपदा है वो भी हटे, इसकी कामना करते हैं। बिल्कुल, चलिए हम रूबरू शुरू करते हैं। हम बहुत ही उत्सुक हैं। मैं जानती हूँ हमारे दर्शक भी मैडम को सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। तो मैडम, मेरा पहला सवाल आपसे है, आपके बचपन से महाविद्यालयीन जिंदगी तक आपके सफर के बारे में हम जानना चाहते हैं। मतलब आपका पारिवारिक माहौल कैसा था? लेते हैं एक छोटा सा फ्लैशबैक। ये तो सरप्राइज है। ओके, अच्छा, मैं समझी आप कुछ दिखा रही, मुझसे जानना चाह रही है ना? बिल्कुल। ओके, मैं समझी कि कुछ और है। बिल्कुल। आपने जब कहा ना कि बचपन और महाविद्यालय, तो काफी लंबा सफर है, तो मैं उसे लेकिन संक्षिप्त में आपको बताऊंगी कि मेरा जन्म एक सर्विस परिवार में हुआ। मेरे पिताजी रेलवे में इंजीनियर थे और मेरी माँ प्राइमरीली होम मेकर थी, लेकिन अपने जमाने में वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थी, तो उस जमाने की वो ग्रेजुएट थी। और जब हम लोग थोड़े बड़े हो गए उनके बच्चे, तब उन्होंने वो असल में हमारे घर में लेखन की शुरुआत करने वाली थी। वो लेखिका थी, हिंदी में लिखती थी और साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग, उस जमाने की, आई डोंट नो अगर आपने सुना है कि नहीं, बड़ी प्रख्यात मैगजीन्स होती थी, उसमें वो सहायक एडिटर के रूप में रही जब मेरे पिताजी बॉम्बे में रहे। अच्छा। तो हम लोग क्योंकि पिताजी रेलवे में थे, थोड़ा ट्रांसफर वगैरह होता रहता था। आई होप मुझे सुन पा रही हैं आप? मेरी आवाज मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो हम लोग, लेकिन मेरा बचपन प्राइमरीली बॉम्बे, मुंबई, आज की मुंबई और दिल्ली में बीता है। मैंने दिल्ली में क्लास 2 से क्लास 12 तक पढ़ाई की है। अच्छा। और अगर आप मुझसे पूछो कि हम लोगों के बचपन के बारे में सबसे उल्लेखनीय बात क्या थी, तो वो ये थी कि हम लोग 2 बहनों का परिवार है। मतलब मेरे पेरेंट्स के सिर्फ 2 बेटियां थी। और उस जमाने में, ये मैं 50s और 60s की बात कर रही हूँ, उन्होंने 2 बेटियों पे विराम किया। मुझसे बहन मेरी बड़ी है। और हमारी मैं श्रेय सिर्फ मदर को नहीं देती हूँ, फादर को भी देती हूँ, लेकिन हमारी माँ ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की हम दोनों के साथ। जैसे आमतौर पे घरों में होता है कि लड़कियों का सारा जो एक अपब्रिंगिंग होती है, उसका फोकस होता है कि भाई अभी तुम्हारी शादी होनी है एक समय के बाद, तो तुम थोड़ी ये पढ़ाई कर लो, वो पढ़ाई कर लो। शादी जिंदगी का मेन मकसद, एक तरह से मकसद हो जाता है। लेकिन हमारी मदर ने हम दोनों को कभी ये ऑप्शन नहीं दिया। वो खुद नौकरी पेशा नहीं थी, काम नहीं करती थी, फुल टाइम जर्नलिज्म करती थी थोड़ा बहुत, बट उन्होंने हम लोगों को हमेशा ये कहा कि आप लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होना है, दोनों को। आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, खुद कमाना है, खुद अपना एक अस्तित्व बनाना है। उसके बाद तुम लोगों की शादी की बात आएगी घर में। अब मैं जब रेट्रोस्पेक्ट में देखती हूँ तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हमारी मदर रियली अपने समय से आगे थी, क्योंकि आमतौर से ऐसा नहीं होता है। एंड आई थिंक उसी का नतीजा है कि मेरी सिस्टर भी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की ऑफिसर रही हैं। अब वो मुझसे 5 साल बड़ी हैं, तो वो सेवानिवृत्त हो गई हैं और आजकल प्रतिस्पर्धा आयोग में मेंबर हैं। अच्छा। पोस्ट रिटायरमेंट। और मैं तो IRS में UPSC का एग्जाम दिया, IRS में आई और नौकरी करी। तो आई थिंक
हम लोगों का जो घर का परिवेश था वो उस हिसाब से बड़ा प्रोग्रेसिव था। तो हम लोगों को हमेशा ये कहा गया कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। बिल्कुल। और मैं उस हिसाब से मानती हूँ कि हम बड़े ब्लेस्ड थे, कि हमको कोई उस तरह का, हमारा स्ट्रगल था कि हमें कुछ करना है और क्या करें कैसे करें, एंड थ्रू आउट माई लाइफ जो मुझे याद है कि जब मैं जैसे जब 10th की बात आई, सिंस आपने स्कूल से, वो तो मैं 2-3 आपको इंसिडेंट्स बताऊंगी कि किस तरह से हम लोग मैं इवॉल्व हुई। तो मेरे तो 10th में जब 11th 12th में हमको सब्जेक्ट चूज करना था, तो मैंने मेरे फादर इंजीनियर थे, मेरी सिस्टर ने साइंस ली थी इन स्कूल, तो उनको अजम्पशन था कि ये भी साइंस लेगी स्कूल में। तो मैंने आके घर पे कहा कि नहीं, मैं तो साइंस बिल्कुल भाती नहीं है और मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं तो आर्ट्स लूंगी। सो मेरे फादर ने कहा कि आर्ट्स नहीं लेने दूंगा, आर्ट्स में कोई फ्यूचर नहीं है। तो बड़ी बहस हुई, तो अल्टीमेटली हुआ कि अच्छा कॉमर्स ले लो, मैथ्स नहीं छोड़ना पहली बात, और कॉमर्स ले लो। फिर उन्होंने मुझसे ऐसे ही कहा, मैं तो छोटी थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम कॉमर्स ले रही हो, मेरी बात नहीं मान रही हो, साइंस नहीं ले रही हो, तो तुम इस शर्त पे मैं तुम्हें कॉमर्स लेने दूंगा कि तुम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लो। अरुंधति, मैं तो कभी नाम भी नहीं सुना था उस कॉलेज का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। आज के दिन में कॉमर्स में इंडिया में नंबर 1 माना जाता, बहुत और आज तो और भी उसकी ब्रांडिंग बढ़ गई है कि मैंने कहा ठीक है। तो एक्चुअली फिर पूरा मेरा जो 11वीं 12वीं थी वो इसी भेदुन में निकली कि मुझे इतने मार्क्स लाने कि मुझे SRCC में एडमिशन लेना है। तो जब मैं मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हर स्टेज पे, चाहे वो चैलेंज के तौर पे हो, चाहे वो एक समझाने के तौर पे हो, हमारे दोनों पेरेंट्स ने हमेशा ये एक स्पिरिट की कुछ करना है, ये इंस्टिल करी हम लोगों में, मुझ में। मुझे और लगता है ये संस्कारों की शिदोरी उन्होंने बहुत अच्छी आपको दी, और शायद तब उन्होंने आपको मैथ्स लेने के लिए वो आपको प्रवृत्त नहीं करते तो शायद आपकी जर्नी कुछ और होती और हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मतलब तो एंड देन कभी किसी, और हम लोगों का जो अपब्रिंगिंग थी, मैं तो मतलब नॉट टू साउंड रूड, बट मैं और मेरी सिस्टर अक्सर ये बात करते हैं कि एक तरीके से हम लोग बड़े ब्लेस्ड थे कि हमारा कोई भाई नहीं था। हम लोग दोनों बहनें थी, हमें पूरा फोकस था हमारे पेरेंट्स का। कोई कोई किसी तरह की, क्योंकि हम लोगों ने अपनी फ्रेंड्स के नॉल का देखा कि जहाँ सिस्टर्स के बीच में ब्रदर होता है, अक्सर कई चीजें आ जाती हैं। तो आज भी हम लोग इसको एक, मतलब आई डोंट मीन इट रूडली, बट देयर इज अ ब्लेसिंग इन दैट आल्सो समटाइम। एंड जैसे कोई भी चीज, जैसे मैंने जो आपने आषाढ़ का एक दिन मेंशन किया, वो मैंने स्कूल के बाद किया। मैंने 12th पास की, मुझे एडमिशन मिला था, तब मुझे ये ऑफर आया। मैं उसके बाद में कैसे आया वो भी आपको बाद में कि करना है, बिल्कुल तो वो बाद में बताती हूँ। तो मैं भी आपको अपना करना है। तो मैंने जाके घर में बोला कि मुझे ऐसे ऐसे पूछा है, तो मैं करना चाहती हूँ। तो मिडिल क्लास परिवार था कोई, हम लोग बहुत, तो मेरी मदर बोली पता नहीं, सब मतलब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो एक अमूमन ना नाटक थिएटर, या मतलब थिएटर नहीं, दूरदर्शन पे था। फिर घर पे थोड़ी बहुत चर्चा हुई, तो मेरे फादर ने कहा क्या बहुत करना चाहती हो? मैंने कहा हाँ। और उसकी लकीली फॉर मी उसकी डायरेक्टर वो लेडी थी। अच्छा। तो बोले अच्छा मेरी एक बार बात करा दो। तो फिर मैंने उनसे कहा, उनको फोन करके कहा कि मेरे फादर बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने बात कर ली, और जो भी कंफर्ट लेवल आया होगा तो फिर ये वहाँ उसको कर लो। और फिर मैंने वो नाटक किया, फिर काफी दूरदर्शन से जुड़ी रही कॉलेज के दौरान। मतलब मुझे लगता है मैडम ये भी उनका बड़प्पन है कि उस जमाने में नाटक या पिक्चर करना ये इतना कोई अच्छा नहीं, आसान नहीं था। नहीं था। वही मैं इसीलिए इस बात को उभार के ला रही हूँ। सो आई रियली फील कि मैं आज जो भी हूँ, चाहे मेरी पर्सनालिटी है, मेरा वे ऑफ थिंकिंग है, या मैंने जो भी, आपने इतना लंबा चौड़ा परिचय दिया, मतलब तो अगर कोई अचीवमेंट है तो उसमें बहुत श्रेय मेरे पेरेंट्स को, जिस तरह उन लोगों ने हम लोगों को बड़ा किया।
उसमें जाता है। और मैं बहुत आभारी हूँ इस चीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात मुझे लगता है ये है कि 60, 70, 80s में भी उनके विचार आज के सदी के थे। ये बहुत ही हाँ, मतलब रियली नो डाउट, नो डाउट, वॉट एवर क्रेडिट इज देयर, द क्रेडिट गोज टू देम, आई थिंक। यस, एंड बहन के तौर पर एक सहेली मिली घर में, जिससे हाँ, मतलब आप, अभी, और मैं और मेरी सिस्टर अभी भी बहुत क्लोज हैं। वो भी दिल्ली में ही रहती है अभी। और लाइफ के जितने अभी हमारे दोनों पेरेंट्स नहीं है, मतलब दे हैव बोथ पास्ड अवे, तो अभी हम ही दोनों एक दूसरे के लिए तो मुझे लगता है हम आज की इस ये जो हमारी वार्ता है, हमारी जो होली के पूर्व, हमारे होली की संध्या में हमारी जो ये इंटरव्यू है, ये उन्हीं को समर्पित करेंगे। तो जहाँ भी वो होंगे आपको बहुत सारे आशीर्वाद देते होंगे। I hope so, really, I hope so. Thank you, Arundhati. Yes. अभी मैं जानना चाहूंगी कि स्तंभ लेखिका मतलब एक कॉलमिस्ट, एक अभिनेत्री आप रह चुकी हैं, एंकर, बुक राइटर, एक आयुक्त मतलब कमिश्नर, अलग अलग बातें हैं, सारे अलग अलग क्षेत्र हैं। आपका कार्य इन अलग अलग क्षेत्र में है, तो अपने आप के लिए आपको समय कैसे मिलता है, और समय का जो मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट, व्यवस्थापन, उसे आप कैसे करती हैं? क्योंकि जो मल्टीटास्किंग करने वाले लोग होते हैं वो बहुत ही प्लानिंग से काम करते हैं, तो आप इसकी तरफ कैसे देखती हैं? मतलब आपके सवाल के मेरे हिसाब से दो पहलू हैं। एक तो कि जब आप इतनी चीजें करती हैं तो इसमें आपको मी टाइम जिसे कहते हैं ना, अपना समय कहाँ मिलता है। और दूसरा कि इतनी सारी चीजें करने के लिए समय का टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल। तो जैसे अभी की अगर मैं बात करूं इस समय की, जैसे अभी मैं बहुत सीनियर पोजीशन में हूँ, और मैं प्राइमरीली इस वक्त लेखन का ही जो काम है वो करती हूँ। मैं लिखती हूँ, कॉलम लिखती हूँ, और मैं अपनी तीसरी फिक्शन की किताब पे काम कर रही हूँ। तो ये तो पहले सवाल का तो मेरा ये जवाब होगा अरुंधति कि जो लिखना है या जो भी क्रिएटिव अर्ज है मेरी, चाहे जब मैं कॉलेज में थी, मैं नाटक में जाती थी, दूरदर्शन पे एंकरिंग करती थी, एक्चुअली दैट वाज माय मी टाइम। मतलब जो कॉलेज है, जो काम है, नौकरी है, IRS ऑफिसर होना है, वो मेरा प्रोफेशन है, वो मेरा दायित्व है जो मैंने लिया है भाई, और मैं करती हूँ। लेकिन जो जॉय मुझे उस क्रिएटिव अर्ज में मिलती थी और मिलती है, वो रियली मेरा मी टाइम वो है। जब मैं लिख लेती हूँ, जब मैं सोच लेती हूँ कि मेरी कहानी अब आगे कैसे चलेगी, उसमें मैं जब लिप्त होती हूँ, वो मेरा मी टाइम है। अब दूसरा सवाल जो आपने कहा कि टाइम मैनेजमेंट का, मतलब आई एग्री कि भाई लोग कहते हैं कि भाई लेखक होते हैं वो लोग सुबह उठ एक समय निकालते हैं, लिखते हैं और बहुत व्यवस्थित होते हैं। मैं फ्रैंकली उतनी व्यवस्थित व्यक्ति नहीं हूँ, ना मैं ऐसे कोई टाइम स्लॉट्स रखती हूँ। मैं काफी लेजी भी हूँ, so I'm a fun loving person, and so मैं काफी लेजी भी हूँ। लेकिन मैंने जो अपने, now I am 58 years old, मैंने जो समझा है कि जो समय है वो अब है। तो हम लोग क्या होता है जिंदगी में, यही एक पोस्टपोनमेंट करते रहते हैं, स्पेशली महिलाएं, कि जब बच्चे चले जाएंगे, बच्चों की शादी है ना, तब मैं अपने शौक पूरी करूं, मैं जो करना चाहती हूँ करूंगी, या जब मेरा ये वाला पोस्टिंग, अगर आप वर्किंग पर्सन है, खत्म हो जाएगा ना, देन आई विल बी फ्रीयर, मैं तब। बट मैंने ये रियलाइज किया कि जो समय है वो अब है, और जो सारी क्योस अपने अराउंड है कि भाई घर है, ऑफिस है, टेंशन है, उसमें से आपको अपने लिए जो आप करना चाहते हैं, अगर रियली करना चाहते हैं, तो उसमें से अभी समय निकालिए और अभी करिए। ये प्लानिंग कि आई विल डू इट देन इट हैज नेवर वर्कड फॉर मी, कि कोई एंड तो इसलिए मेरा कोई ये नहीं है कि मैं इससे इस टाइम लिखती हूँ या इससे इस टाइम। जो वर्किंग आवर्स हैं, फ्रैंकली अरुंधति, वो वर्किंग आवर्स हैं, उसमें ये नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने कभी कोई लंच ग्रुप नहीं रखा। ओके, मैं बहुत इधर उधर दूसरों के कमरों में चाय पीने वाली नहीं हूँ कि मैं जाती हूँ। ये नहीं कि मैं एंटी सोशल हूँ, बट मैं अपना काम करती हूँ। लंच टाइम में अपना कुछ पढ़ा, कुछ रिसर्च कर लिया अपने, एंड वीकेंड है, शाम है, अपना जब समय निकला
अपना लिख लिया। और मैं अंग्रेजी में लिखती हूँ प्राइमरीली, तो कंप्यूटर पे लिखती हूँ। तो जब जब मौका मिला तो मैंने जो समझा है, एंड आई थिंक वही सच है, कि वही शायद सच है, लेट मी नॉट बी सो एज सच, कि जो आप करना चाहते हैं अपने लिए, जो आपका शौक है, जो चीज आपको खुशी देती है, आपका पैशन है, उसके लिए आप अभी अपने जो भी परिवेश है उसमें समय निकालिए। जो समय समय है वो अब है, और आगे बढ़िए। मतलब एंड ठीक है, 5 दिन नहीं लिख पाए क्योंकि बहुत बिजी रहे, कोई बात नहीं, उसको मेकअप कर लेंगे, बिकॉज वो तो अपनी चीज है ना, उसमें कोई बंदिश नहीं है इन दैट सेंस। सो दैट्स हाउ आई हैव मैनेज्ड। मुझे ऐसा लगता है इसमें एक बात जो आपने अभी कही कि आप लेजी हैं, इसको मैं थोड़ा सा नहीं मानना चाहूंगी। शायद हो सकता है कि घड़ी के हिसाब से आप काम नहीं करती होगी कि 8 से 9 ये, 9 से 10 ये, ऐसा टाइम टेबल आप नहीं करती होंगी शायद, लेकिन रिलैक्स होके जो जिस समय करना है वो आप करती होंगी 100%। क्योंकि लेजी आप होती मैडम तो इतनी सारी बातें आप नहीं कर सकती थी जिंदगी में। लेजी इन द सेंस व्हाट आई मीन इज कि जो आप कह रही हो ना, जैसे अभी अगर मैं किताब लिख रही हूँ, जैसे अभी लिख रही हूँ, तो मेरे मन में ये है कि अभी जैसे 31 मार्च हम लोगों के लिए बहुत बिजी है, तो मैं छू नहीं सकती उसको, तो मैं अपना समय अभी सिर्फ उसको मन में करती हूँ जब ऑफिस से आ जा रही होती हूँ। फिर एक मेरी डायरी रहती है हमेशा, जब मैं कहानी की किताब लिखती हूँ तो उसमें जाके नोट कर लेती हूँ कि ये। और फिर मैंने अपने आप को दिया है कि 1 अप्रैल से फ्रीयर हो जाऊंगी मैं, सो बाय 30 अप्रैल मुझे यहाँ तक इस कहानी को लिख लेना है। ये गोल्स इस तरह से बनते हैं, यू नो। सो यू मेक द मोस्ट ऑफ व्हाटएवर इज अवेलेबल टू यू, उस तरह से। मतलब लेजी से मेरा मतलब मैं आराम पसंद हूँ, ऐसा नहीं है। रिलैक्स होके घड़ी के हिसाब से ना चलते हुए अपने मन के हिसाब से चलते समय, वैसे आप समय को वेस्ट नहीं करती हैं, सारा दिन आप कुछ न कुछ करते रहती हैं, बराबर। हाँ, मतलब अपना मेरे पास जो भी टाइम है उसको कोशिश करती हूँ कि यूटिलाइज कर लूँ, चाहे दिमाग में ही कर लूँ, यू नो, इन दैट सेंस। मुझे एक बात और समझ में आई कि आपका जो मी टाइम है, जैसे कि कई बार कहा जाता है कि लिखने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम निकाल के ही कुछ लोग बैठते हैं, वैसा आपका नहीं है। जब मन में आया, आपको सूझता है, आप उसको कहीं नोट करके रख देती हैं और बाद में उसे पूरा करती हैं। इवन फॉर माय कॉलम में वही करती हूँ। जैसे कुछ पढ़ा और मुझे लगा कि इस पे लिखा जा सकता है, तो मैं अपने फोन में ही नोट कर लेती हूँ एक आइडिया, और फिर उसको वापस जाके कभी रिसर्च किया थोड़ा, सो उस तरह से चलती है गाड़ी। ऐसा कहेंगे कि कॉन्शियस माइंड में आप अपना काम करती है और सबकॉन्शियस माइंड में आप अपने मी पर काम करते रहती हैं। एक तरीके से ये भी सच है, जब समय मिले तो खाली नहीं रहता मेरा दिमाग। बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड आपका 24 आवर्स वैसे भी शुरू हमारा रहता ही है, तो उस समय आप काम कर लेती हैं। अब मुझे बताइए, आप समाज में एक डायनामिक व्यक्तित्व की तौर पर नजर आती हैं। एक कमिश्नर की पद पर है, काफी सारा कुछ आप कर चुकी है, जैसे शुरू में मैंने अपने परिचय में ही कई बातें कह दी, तो सच है, और बहुत ही मैं प्रभावित हुई आपका बायोडाटा देखकर। तो घर में पत्नी और माँ के रूप में अपने आप को आप कैसे देखती हैं, बताइए। मैं जरूर इस प्रश्न का उत्तर दूंगी अरुंधति, लेकिन पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब आपके मंच पे कोई पुरुष होता है, तो क्या उससे आप ये प्रश्न पूछती हैं कि आप अपने आप को पति और पिता के रूप में कैसे देखते हैं? मैं बिल्कुल पूछती हूँ मैडम। अच्छा, okay, then you are doing a very good thing. पूछती हूँ क्योंकि मैं स्त्री पुरुष ये भेद को नहीं मानती, मैं उनको एक ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के तौर पर मानती हूँ। बिल्कुल, देन फुल मार्क्स टू यू अरुंधति, बिकॉज अक्सर मैंने ये देखा है ना, जो कि सिर्फ महिलाओं से ये प्रश्न पूछा जाता है। नाउ आई विल आंसर योर क्वेश्चन कि आपका क्या था, पत्नी और माँ के, पति की मतलब पत्नी की भूमिका और माँ की भूमिका को आप कैसे देखती हैं, आप जो अपने घर में निभाती हैं? मतलब ऑनेस्टली मैं दोनों एक्चुअली टू अ लार्ज एक्सटेंट को एक बहुत मैनेजरियल रूप में देखती हूँ कि यू नो, मतलब एंड मैंने ऐसे ही जिया है अरुंधति कि मुझे जैसे ऑफिस मैनेज करना है, मुझे ये घर भी मैनेज करना है, और मुझे यू नो बच्चे पे मैं थोड़ा नेक्स्ट आऊंगी, और घर भी मैनेज करना है, और सो जो चीज आउटसोर्स हो सकती है
जो मैं मतलब जो मैंने आजकल बहुत देखा है कि women, girls and young women especially, और हमारी उम्र में भी सारी महिलाएं want to be the best at everything. They want, सब चाहते सुपर मॉम सुपर मॉम, सुपर वाइफ, सुपर ऑफिसर, सुपर, उस चक्कर में जो महिला जो है अपने आप को इतना दबा दे, मतलब बोझ तले दब जाती है बिल्कुल कि वो कहीं भी शी इज नॉट एबल टू गिव हर बेस्ट एनीवेयर इन दैट सेंस. ट्रू. तो मैंने हमेशा इसको ऐसे डील किया कि जो चीज मैं आउटसोर्स कर सकती हूँ और अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं यहाँ अपनी बात कर रही हूँ, कई महिलाएं हैं जो नहीं, लेकिन जहां पॉसिबल है तो कुकिंग इज आउटसोर्स्ड इन माय हाउस, क्लीनिंग इज आउटसोर्स्ड इन माय हाउस, यू नो. एंड मुझे ये कोई डिजायर नहीं कि हो मैं ये बना के खिलाऊं और सब लोग कहें कि आप बहुत अच्छी कुक. नहीं भैया, मैं बहुत बेसिक कुक हूँ, भूखे नहीं मरेंगे, मेरे चारों तरफ अगर कोई नहीं है और मैं ऑर्डर कर लूंगी. मुझे मैनेज करना है अपना घर और अपनी सराउंडिंग्स इन दैट सेंस. तो मैंने इसको रियली एक मैनेजरियल तरीके से थ्रू आउट लिया है इस रोल को. और जहां तक चाइल्ड बच्चों के सवाल है, यहाँ भी मैं कहना चाहूंगी कि मेरे कॉलीग्स, वी आर लॉट ऑफ कॉलीग्स ऑफ विमेन, यू नो, जब हम लोग यंगर ऑफिसर्स थे और छोटे छोटे बच्चे थे तो लोग हमेशा, हम लोग आपस में, नो, आई फील सो गिल्टी, मुझे अपना बच्चा छोड़ के आना पड़ता है, ये वो. और मुझे सच में अरुंधति ये समझ में नहीं आया, क्योंकि हमने चूज किया ना कि हम नौकरी करेंगे. बिल्कुल. एंड जो बच्चा है वो, मैंने जो देखा है कि जो वर्किंग मदर्स के बच्चे होते हैं, दे अंडरस्टैंड, दे कोऑपरेट एंड दे नो कि माँ जाएगी और आएगी, यू नो. तो उनकी भी एक ट्रेनिंग दूसरी तरह की हो जाती है. और मैंने ये भी पाया कि भैया जब बच्चे और वर्क जब तालमेल बैठाना है, तो जो भी फैमिली आपकी है आसपास, आपके इन लॉज हैं या आपकी अपनी फैमिली है, जब बच्चा छोटा होता है, अगर मदद ले सकते हैं प्लीज हाथ बढ़ाइए और लीजिए, यू नो, क्योंकि जरूरत होती है. और मैंने तो थोड़ा सीनियर हो गई और मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हो गई, मैं तो ऑफिस की भी जो मेरा पैराफर्नेलिया था उसको यूज करती थी कि मैं टूर पे जा रही हूँ तो मेरे पीएस की ड्यूटी लग जाती थी कि सुबह शाम तुम फोन करोगे, उसको पूछोगे क्या है क्या नहीं. वी नीड, मतलब आई फाउंड वी शुड स्प्रेड आउट एंड जो अपनी रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करना चाहिए तो हेल्प इन ब्रिंगिंग अप. मैं तो अपनी बेटी को कितनी बार ऑफिस ले गई क्योंकि कोई नहीं था घर में, और जब मीटिंग होती थी अपनी किसी लेडी स्टाफ को बुलाती थी, कहती बैठ जा भैया मैं जा रही हूँ 1 घंटे मीटिंग के लिए. तो हम लोग तो मैंने उसको रियली मैनेजमेंट तौर पे किया है इन दैट सेंस. इमोशनल तो ऐसा लगता है मैडम, आपने बहुत सही बात कही है. इससे बच्चे भी अपने आप मैनेजमेंट सीख जाते हैं और वो भी परावलंबी बन जाते हैं, इंडिपेंडेंट बन जाते हैं. एब्सोल्युटली, यू नो. और उसके बिना आगे हम अगर अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट नहीं बनाएंगे, सरवाइव नहीं कर सकते अब जो दुनिया आ रही है जिसमें, बिल्कुल बिल्कुल. तो महिलाओं को ये जो गिल्ट फीलिंग होती है ना, इसको बिल्कुल ड्रॉप कर देना चाहिए. बिल्कुल सही. दैट इज माय फीलिंग अबाउट दिस. मुझे इसमें और एक बात लेकिन लगती है, अभी हमारी चर्चा में मेरे मन में एक सोच आई कि जो मैं अपने आजू बाजू देखती हूँ, कई बार मैं भी इसको महसूस करती हूँ जी, कि जब हम, आपने अभी बहुत इनोसेंटली और ऑनेस्टली कहा कि जब आउटसोर्सिंग हम कर सकते हैं, हम पैसे दे सकते हैं तो उसे कीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है. जरूरत नहीं है हर बार हम सुपर मॉम इलास्टिका है ये प्रूव करने की, कोई जरूरत बराबर. लेकिन कई बारी कई घरों में ऐसा भी मैम दिखता है कि हस्बैंड सीधे से बोल देता है तुमको क्या करना पड़ता है, घर में 4-4 5-5 6-6 औरतें हैं काम करने के लिए, तुमको क्या करना पड़ता है. तो औरत को ही ये सवाल क्यों किया जाता है कि तुमको क्या करना पड़ता है. वो भी जॉब करती है, पति भी जॉब करता है, वो पति से ये नहीं पूछती है ना कभी कि तुमको क्या करना पड़ता है. यदि आउटसोर्सिंग की वो हेल्प ले रही है तो उसने लेना चाहिए. और मेरे ख्याल से खाना होने के बाद टेबल साफ करना है, फ्रिज साफ करना है, घर में क्या है नहीं है, ये भी तो आउटसोर्सिंग करने के बाद घर की महिला को देखना ही पड़ता है. इसमें तो मैं बीच बीच में मतलब आई एग्री विद यू, इसीलिए मैंने शुरू में पूछा कि भाई ये क्या कभी आप पुरुष से पूछते हो कि, तो आपने कहा तो आई एग्री विद यू. एंड ये थोड़ा मतलब अगर मैं थोड़ा इस पे नॉट फिल, मतलब मैं तो हम लोग काफी मैं करती हूँ घर में कि भाई आप 15 दिन बस 1 डे आई डिसाइड से 15 दिन घर आप मैनेज करो, मतलब वेदर क्या आएगा, पैसा किसको देना है नहीं देना है, ये देना है, यू नो, जस्ट टू टेक अ ब्रेक कि मुझे ये सब नहीं करना. एंड यू नो अब आई थिंक
ज्ञानेश्वर इज आल्सो मैच्योर्ड इनफ टू रियलाइज कि अब करना पड़ता है, ये सब चीजें करनी पड़ती हैं, यू नो। सो लेकिन मुझे इस चीज विषय पे और बहुत और विषयों पे सिर्फ एक चीज कहनी है अरुंधति, जो मुझे बहुत लगता है कि हम लोग जो मदर्स हैं जिनके बेटे हैं, जब तक हम लोग अपने लड़कों को जेंडर सेंसिटिव और यू नो सिखाएंगे नहीं कि हर काम हर बच्चे का है, ये नहीं कि ये लड़का नहीं करेगा ये लड़की करेगी। हम लोग जब तक उस अपब्रिंगिंग में तब एज मदर्स तब्दीली नहीं लाएंगे, ये सिस्टम नहीं बदलेगा। ये मेरी सोच है इस बारे में। बिल्कुल सही कहा आपने। कई घरों में लड़कियों को काम बताया जाता है, लड़कों को नहीं बताया। मैं तो अपनी फ्रेंड्स के लड़की घर में लेट आती है तो पूछा जाता है, लड़का आता है तो नहीं पूछा जाता। तो ये जेंडर इक्वलिटी जो है, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो होना मतलब हम लोगों का सारा फोकस होता है कि लड़की को कैसे ट्रेन करें। एक्चुअली अब आगे फोकस होना चाहिए कि लड़का कैसे ब्रॉट अप हो और वो कैसे ट्रेन हो कि आगे चल के द सोसाइटी और समाज जो है बेटर तरीके से चल सके। ये मेरा इसमें बहुत मतलब आई रियली बिलीव इन दिस। क्या खूब कहा है आपने, एकदम मैं आपके विचारों से 100% सहमत हूँ मैम। ऐसे मैडम कई जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। हम 24 घंटे तो एनर्जेटिक नहीं रह सकते, हम 24 घंटा पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कर सकते। कई उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं और एक कुछ क्षण ऐसे आते हैं कि बस अब मैं थक चुकी हूँ, मेरी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, और फिर भी रोज का जो दैनंदिन व्यवहार है वो हमें पूरा करना ही पड़ता है। उस समय आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करती हैं, या जबकि एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है तब आप अपने आप को वापस किस ढंग से प्रोत्साहित करती हैं? मतलब आप सिर्फ एनर्जी ड्रेन की बात कर रहे हो कि या कोई आपके परेशानी आ गई और उसको everything. See, when energy drains, when there are problems, right, correct. तो I mean, जो मैं इसमें फिलॉसफी नहीं बोल रही हूँ, मैं जैसे मैं डील करती हूँ मैं बता रही हूँ। हाँ, कि वन सिंपल विच आई डू वेरी ऑफन, जब मैं बहुत करती हूँ कि अगर मैं बहुत मुझे परेशानी है और मैं डाउन फील कर रही हूँ, तो सबसे पहले तो मैं उठ के कोई ना कोई, अगर मैं घर पे हूँ और तो मैं कोई ना कोई हाथ का काम करूंगी। मैं अपनी अलमारी से सारे कपड़े निकाल लूंगी और वापस करूंगी। मैंने हमेशा पाया है एक्सरसाइज नहीं, आप अपना दिमाग किसी चीज बड़ी मंडेन सी चीज में लगा लो जो आपको एक एक कपड़ा तय करना है, रखना है किसी तो ये तो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स है। बट एक जो डीलिंग विद द प्रॉब्लम एंड अपने आप को उससे निकालने का, तो मैं जिस टाइप की व्यक्ति हूँ, मैं प्रॉब्लम को हमेशा बहुत जल्दी एक्सेप्ट करती हूँ। मैं उसको अवॉइड नहीं करती हूँ, डिनाई नहीं करती हूँ कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ अपने आप को, समझ के यार ये हो गया है या ये होने वाला है या जो भी चीज है। आप तो जब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपका जो फाइटिंग रिस्पॉन्स है वो जागृत हो जाता है। आप जब तक डिनायल में रहते हो ना, आप उसको कभी टैकल नहीं करते हो। बिल्कुल। तो मैंने पाया है कि एंड आई थिंक मैंने इसमें कोई मेहनत नहीं की, ये मेरा दैट्स हु आई एम। तो मैं हमेशा प्रॉब्लम को फर्स्टली आई एक्सेप्ट, फिर देन आई हैव माय फाइटिंग रिस्पॉन्स कि अच्छा क्या करना चाहिए। फिर आपका दिमाग ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लग जाता है। फिर आप उसमें फिर जूझते हो और निकलते हो उस चीज से और आगे बढ़ते हो। सो मतलब जो शॉर्ट टर्म तो ये है और लॉन्ग टर्म उसको डील करने का तरीका मेरा हमेशा ये रहता है कि प्रॉब्लम को मैं आई नेवर डिनाई समथिंग बैड इज हैपेंड, इज गोइंग टू हैपन। मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ सबसे पहले। यार अब ये हो गया, अब आगे क्या करना है, कैसे इससे जूझना है। और आई थिंक बेसिकली मैं जैसी व्यक्ति हूँ, मैं बहुत दिन डाउन और अनहैप्पी नहीं रह सकती। आई हैव टू फाइट विद इन माई सेल्फ टू कम बैक टू अ सर्टेन लेवल ऑफ एनर्जी, जो भी आप कह लो। ये मुझे उसमें ना मैं कभी विक्टिम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को सोचती हूँ किसी चीज में, और मैं आई वांट टू कम बैक, सो आई ट्राई एंड कम बैक। दैट इज हाउ मेरे लिए तो ऐसे चलता है। मतलब आप दो बातें, एक तो आप मतलब जो लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनके लिए ये एक मैं वापस दोहराती हूँ कि एक्सेप्टेंस,
बहुत जरूरी। डिनायल नहीं बल्कि एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस के बाद अपने माइंड को कहीं ना कहीं एंगेज करो। जैसे कि मैडम ने अभी कहा कि कपड़े ठीक कर लिए, या कोई अलमारी ठीक कर ली, या कोई काम कर लिया जो हमें अच्छा लगता है, पसंद आता है, जिससे हम वॉक पे रिलैक्स चले जाओ, वॉक पे चले जाओ, कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल यू बिल्कुल नो, बट एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है ना अरुंधति। मतलब अभी तो इस हम लोगों की उम्र पे तो क्या मतलब आपको अपने हेल्थ और अपने शरीर को भी बड़ी चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। अच्छा अब ये हो गया, और तभी तो आप उसके सोल्यूशन की तरफ निकलोगे, नहीं तो उसको डिनाई करते रहोगे तो कहीं कोई सोल्यूशन रेजोल्यूशन किसी चीज का नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। और क्या है ना, ये सब करते समय रोज के काम तो हम छोड़ नहीं सकते, उनको भी तो हमें करना ही है। हाँ, तो मतलब अगर आप रियली, मैं तो ये कहूंगी कि अगर आप इतनी परेशान या हैरान है कोई कि वो बिल्कुल उठ नहीं पा रहा, काम नहीं, तब आपको सीरियसली हेल्प सीख करनी चाहिए, क्योंकि आप मेंटली आपको बिल्कुल जरूरत है सहायता की। बिल्कुल मतलब लेकिन जो आम जिंदगी की जो परेशानियां हैं उनको तो आपको काम पे जाना है तो आप जाना है, आपका कोई उसमें विकल्प नहीं है, बिल्कुल। तो और मेरे मेरे, ख्याल से साधना जी, काम यही एक साधना है ना? हाँ मतलब फ्रैंकली मैं मतलब जैसे मेडिटेशन है अब, वो। हाँ, एंड मैं तो ये भी कहती हूँ कि ऑफिस जाना या काम पे जाना जिसे हम लोग हाँ कहते हैं, भाई हम तो सरकार में हैं तो हमारे लिए लॉकडाउन नहीं हुआ, क्योंकि बिल्कुल 13 अप्रैल से हम सबको अपने कार्यालय जाना पड़ा। तो करेक्ट। और मेरे प्राइवेट सेक्टर में कई कॉलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, एंड आई फाइंड कि आज तक वो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। हाँ एंड एक्चुअली अब काफी लोग मिस करते हैं कि बिकॉज ऑफिस जाना भी एक हाँ हाँ बढ़िया रूटीन है, बिल्कुल आप बिल्कुल तैयार होते हैं, जाते हैं, 4 लोगों से मिलते हैं, बैठते हैं, बात होती है, तो मतलब काम साधना भी है और काम आपके सेल्फ एस्टीम के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हम्म, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न का जवाब दिया। आगे चलते हैं। हम्म, आप महिलाओं के बारे में काफी अच्छे तरीके से सोचती हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आपका लिखा हुआ मैंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, पर मेरी बेटी आपके बुक्स की फैन जरूर हैं। तो मुझे एक सवाल आपको पूछना है आज इस मंच पर, कि जैसे हम कहते हैं कि औरत हर इलाके में, हर क्षेत्र में पुरुष के साथ बराबरी कर रही हैं, वो कहीं कमी नहीं है उसमें, वो हर चीज कर सकती हैं, लेकिन फिर भी आपको, मेरे दो सवाल हैं इसमें, आपको लगता है कि आज की नारी सुरक्षित है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि इतना सब करने के बावजूद भी क्या सचमुच हमारे देश में स्त्री पुरुष समानता है? मैं इसको एक ही सवाल में जवाब, एक ही जवाब दूंगी, मतलब एक ही उसमें दूंगी कि जहां तक ये जो विमेन्स एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म, ये जो भी आप बोल रही हो, इसको अगर हम लोगों को नापना है या तोलना है, चाहे सुरक्षा के तौर पे, चाहे विमेन्स एम्पावरमेंट के तौर पे, तो मतलब अगर हम देखें, जैसे मैं अगर अपनी मदर की जनरेशन को देखती हूँ, ठीक है, तो मेरी मदर की जनरेशन की महिलाएं बहुत, उनका उनका जो दायरा था वो सिर्फ घर, पति और बच्चा था, और उसी में वो जीते थे, और उसी बिल्कुल, में बस वही उनकी दायरा था, जिंदगी वही थी। वही थी। ओके, हम्म, और चाहे वो फाइनेंशियल चीजें हों, चाहे वो किसी डिसीजन मेकिंग में उनका ज्यादा हाथ नहीं रहता था। और जब मतलब कोई भी डिसीजन, मतलब मेरी माँ जो इतना सोचती थी वो भी, लेकिन अगर कोई भी डिसीजन आता था वो कहते थे अच्छा पापा से पहले बात कर लें, पूछ लें, तो उस डिसीजन मेकिंग वही होती थी। फिर आती है हमारी जनरेशन, जिसमें मैं हैं और आप हैं, हम लोगों की जो 50+ में भी 45 बिल्कुल प्लस में बिल्कुल मैं अपने हम लोगों को मानती हूँ कि हम लोग एक हाइब्रिड जनरेशन है, कि हम लोगों को चॉइस चाहे दी गई, चाहे हमने ली, ठीक है, अपना इंडिपेंडेंस पाने के लिए, अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो भी है, चाहे चॉइस दी गई, चाहे हमने ली, हम लोग सब कोशिश में रहे, और एक तरह से बैलेंस करने की कोशिश करते रहे लाइफ बिल्कुल भर, ये भी और ये भी, इन दोनों के बीच में बैलेंस करने की कोशिश लेकिन कर। हम लोगों ने चॉइस को देखा और समझा, लाइक हमारे पेरेंट मदर की जनरेशन में ना चॉइस थी, ना उन्होंने दी। और अब जो मुझे लगता है
जो हमारी बेटियां हैं, जैसे मेरी बेटी है वो विदेश सेवा में, हाँ अभी जो लड़कियां हैं ये लोग ज्यादा क्लियर हेडेड हैं हमसे। बिल्कुल। और ये लोग ये जनरेशन जो है अपने बारे में सोचना जानती है, अपनी चॉइसेस लेना जानती है, जो नहीं चाहती है वो भी जानती है, एंड एक्सपेक्ट भी करती है कि जो सामने वाला है, जो अगर उसका कोई लाइफ पार्टनर बनेगा, बॉयफ्रेंड है, जो भी है, ओके, कि वो अंडरस्टैंड करेगा और वो एक्सेप्ट करेगा ये चीज। तुम जो लड़की है वो काफी एम्पावर्ड है, जो आज की यंग जनरेशन की बिल्कुल। लड़की। यू कम टू द मेन, उसी जनरेशन में हम उसी लाइन में आदमियों को देखिए, तो चलिए पिताजी वगैरह तो उसी माहौल में पले बड़े थे। अब हम लोगों के जो हस्बैंड्स हैं वो वो थोड़े दे आर, आई वुड से स्लाइटली मोर इलास्टिक, दे आर एक्सेप्ट कि हाँ उनकी वाइफ वर्किंग है, वो ये है कहीं, और उनकी एक दुविधा चलती रहती है, ठीक है, उनकी भी एक दुविधा है, मैं ये मानती हूँ। कहीं मतलब मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रही, मैं जनरल की बात कर रही हूँ। और जो यंगर लड़का है वो, उसकी तो स्ट्रगल और भी है आज की डेट में, क्योंकि लड़की तो बहुत आगे निकल गई, ओके, वो अभी भी अपने फैमिली के एक्सपेक्टेशन में, वो चाहता है उसकी लाइफ पार्टनर जो हो वो स्मार्ट, इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट लड़की हो, लेकिन जिस दिन वो उसकी दुल्हन बन के आ गई वो बिल्कुल घरेलू और वो हो जाए, तो उसका जो विरोधाभास है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। सो इफ यू आर आस्किंग मी कि आज की जो महिलाएं वो कहाँ है, वो ये जो स्पेस ऑफ चेंज है ना, इसमें जो गैप है, हाँ, उसको हम लोग मतलब महिलाएं जो हैं सफर कर रही हैं। मैडम मुझे ऐसा लगता है, I don't know if I made sense, but I really मैं think समझ like गई आपको क्या कहना है, उसी को मैं अभी संक्षिप्त रूप में रख रही हूँ। कि जैसे शुरू में हमारे जनरेशन तक या उसके पहले जनरेशन में लड़कियों को कोई कंडीशंस नहीं रहती थी शादी करते समय, बिल्कुल, हाँ, लड़के ही कंडीशंस रखते थे। और हमारे पुरातन शास्त्र में, धर्म ग्रंथों में भी लड़कों ने कैसे लड़की को चुनना है इसकी ही लिस्ट हमें दिखाई देती है। लड़की को कोई चॉइस नहीं है वहां पर भी। आज लड़की शादी करने के पहले बहुत सारे कंडीशंस डालती है कि मुझे ये चाहिए, और वो नहीं रहा तो वो बिल्कुल एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होती। तो मेरे ख्याल से लड़के के लिए भी उतना ही आज की शादी चैलेंजिंग है, जैसे वही मैंने कहा ना, उसका विरोधाभास कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, बस यही आप कहना चाह रही है जो, हाँ, और लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, और या जो प्रॉब्लम्स जो हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो सुरक्षा की है, चाहे वो ये है, वो सब इसीलिए और है क्योंकि ये टेंशन बहुत हो गया है। ये गैप बिटवीन जो लड़की अब है और जो ये लड़की सोचता है, उसमें बहुत बड़ा गैप है, और कई हद तक कुटुंब व्यवस्था पर भी इसका असर इसी की वजह से हो रहा है। एंड जो मैंने पहले कहा कि इसका चेंज, लॉन्ग टर्म चेंज यही है कि हम लोग एक्चुअली जिस तरह लड़के बड़े किए जाते हैं उस पर फोकस करें, ना कि ये कि लड़कियों को कैसे कपड़ा पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए। लड़कियां काफी ठीक ठाक अब निकल रही हैं सब, ये अभी फोकस ये हो जाना चाहिए समाज में कि भाई लड़के क्या सोचते हैं, किस तरह से लड़कियों को देखते हैं जब बाहर जाते हैं, वो फोकस होना चाहिए कि लड़के को हम लोग कैसे ब्रिंग अप कर रहे हैं। और मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगी कि आई थिंक ऑन दिस जेंडर इशू की पर्सनली आई फील कि ये जो जेंडर एम्पावरमेंट का जो पूरा प्लेटफॉर्म है, हम लोग पुरुष और स्त्री बायोलॉजिकली, जेनेटिकली बहुत फर्क है, ठीक है, एंड ये फर्क हम लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है, कि एक फर्क है। लेकिन एम्पावरमेंट ये है कि अगर मैं लड़की हूँ तो भी मुझे वही अपॉर्चुनिटी, वही एक्सेस, वही थिंग्स इन लाइफ मुझे मिल सकनी चाहिए, क्योंकि जो लड़कियां, कि मैं भी रात के 10 बजे अकेली घूम सकती हूँ बिना डरे, और जैसे लड़का घूमता है, तब असली जेंडर एम्पावरमेंट है, नॉट कि हम समान हो गए इन दैट सेंस। तभी समानता आएगी, तभी समानता है। सही बात है। अभी आपके मी टाइम की ओर चलते हैं, जो आपका सबसे पसंदीदा कॉर्नर है आपके मन का। हाँ, जैसे अभी आपके बातों में आया था, तो आप एक बहुत बेहतरीन अदाकारा रह चुकी है। हाँ, मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है पर मैंने सुना है। मैं बहुत यंग थी और ऐसे लगता भी है कि आप
बिल्कुल बेहतरीन अदाकारा होगी। तो मैं जानना चाहूंगी कि जैसे आषाढ़ का एक दिन है, हाँ, या बैसाखी जो आपने प्रस्तुत किया, ये इसकी साक्ष्य है। अब दूरदर्शन की जानी मानी एंकर भी आप रह चुकी हैं, हाँ? इस सफर के बारे में रूबरू करते हुए मैं जानना चाहती हूँ कि आषाढ़ के एक दिन और बैसाखी वाली साधना जी, क्या हम वापस कभी देख पाएंगे? आई विश अरुंधति माई सेल्फ, यू नो, मैं भी चाहती हूँ। मतलब प्रॉब्लम नहीं, मतलब मेरे साथ जो हुआ कि ये सब जो थिएटर है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिस मैंने थिएटर मंच वाला कभी नहीं किया, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला किया, ये सब बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो अगर आपके पास और कभी मैंने इसको अपने आप, जब मैं यंग भी थी, कॉलेज वगैरह में जब मैं ये सब करती थी, कभी मैंने नहीं सोचा कि मुझे ये करियर के रूप में लेना है। ये मेरा सिर्फ शौक था तब भी, और मैं बड़ी क्लियर थी कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है। तो बट ये बड़ी टाइम कंज्यूमिंग चीजें होती हैं। तो जब आपने फुल टाइम जॉब दूसरा कर लिया, तो इन सब चीजों के लिए आप नहीं समय निकाल सकते। नहीं। तो एक्चुअली इसीलिए मैंने तो फिर उस वक्त जब मैंने देखा कि ये तो मेरी जिंदगी से चला गया, और अब मैं किस चीज की तरफ मुड़ूं जो मेरा मी टाइम है, अगर आपको, अपने आप से कैसे मैं कनेक्टेड रहूं, तब मैंने लिखना शुरू किया। तो इसी तरह मेरी जर्नी इस मीडिया की तरफ से को डाइवर्ट कर दिया उस तरफ। हाँ, अपनी जो उसी का एक माध्यम है, जो उसी का एक माध्यम है। बिल्कुल क्रिएटिविटी का माध्यम है कि मैंने, क्योंकि ये अपने टाइम पे आप कर सकते हैं, इसमें किसी की बंदिश नहीं है। आपने बात सही कही मैम, कि उसमें टाइम की बहुत प्रॉब्लम होती है, जाना आपके हाथ में होता है, आना आपके हाथ में नहीं होता। फिर भी आपके अंदर की जो अदाकारा है, जो कलाकारा है, आपको ऐसे नहीं कभी लगता है कि जब मुझे सैटरडे संडे टाइम मिलता है तो दिल्ली के कोई लोकल ग्रुप में, ड्रामा के ग्रुप में मैं मतलब अनप्रोफेशनल बोलिए उसे, प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल प्ले में काम करती हूँ, थोड़ा करके तो देखती हूँ। हम देखना चाहते हैं आपको इस भूमिका में। नहीं, मैं मतलब सच बताऊं आपको अरुंधति, मैंने कई बार, जो दिल्ली में इतने सारे थिएटर ग्रुप्स हैं, जब मैं उनका देखती हूँ, कहीं आता है, चाहे नेट पे, चाहे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, कि भाई फॉर यू नो नॉन प्रोफेशनल्स वर्कशॉप, वो सारी वर्कशॉप्स कोई सैटरडे संडे वाली होती है, तो सुबह 8 से मतलब वो 12-12 घंटे वाली, आप 5 दिन काम करने के बाद आप पूरा उसमें 2-2 दिन निकाल दो। मैं लेजी हूँ, मैंने कहा था पहले भी, इतना मैं नहीं कर सकती। बट मेरा मतलब बीच बीच में अगर मुझे कोई, अभी बहुत दिन से कुछ नहीं किया, बट आई थिंक 4-5 साल पहले मेरे एक पुराने कॉलीग ने कुछ बनाया। नेक्स्ट होली में आपका कुछ प्रोग्राम होगा दिल्ली में और हम देखने आएंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। चलिए मैं भी कोशिश देखो, पॉजिटिविटी ग्रुप है मैडम, बी वेरी पॉजिटिव। No, let me also make that a kind of mental goal for myself कि मैं कुछ करूँगी। The next होली में I will be there, I hope, and I will be taking your interview. Most welcome. On Delhi platform. Okay, done. I take your challenge. बिल्कुल, accept my challenge. Yes. चलिए आगे चलते हैं। आप राइटर हैं, कई किताबें आपने लिखी हुई हैं। मैं लिख सकती हूँ, ऐसा कौन सा क्षण था जब आपको रियलाइज हुआ कि यस, आई कैन राइट, आई कैन बी अ गुड राइटर? और वो क्षण, और जब आपने लिखा वो पहला आर्टिकल या जो भी, उसका विषय आपको कैसे सूझा? मतलब लिखना एक तरीके से हम लोगों से कभी, मतलब एटलीस्ट मुझसे कभी कोई बहुत डिफरेंट एक्टिविटी हमारे घर में नहीं रही, क्योंकि मैंने बताया मेरी माँ लेखिका थी। तो वो एक चीज थी जो घर में होती थी, लेट मी पुट इट दिस वे, कि कोई ये अनजानी चीज नहीं थी कि मैंने, इनफैक्ट एक्टिंग वगैरह थोड़ा अनजाना था, बट लेखन नहीं अनजाना था। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मतलब 87 में मैंने ज्वाइन की नौकरी, और मैं कुछ प्रोग्राम्स वगैरह, इनफैक्ट डिपार्टमेंट के लिए भी मैंने कुछ, अपने डिपार्टमेंट के लिए भी दूरदर्शन पे इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोग्राम्स वगैरह, क्योंकि उनको भी एक ऑफिसर मिला जो दोनों फील्ड्स को स्टडी कर रहा था। बट फिर एक गैप आ गया, क्योंकि रियली टाइम नहीं था। तो
मतलब मैं सोचती रहती थी कि मे बी आई कैन राइट, मैं कुछ कोशिश करूं। फिर मैं मतलब एक्चुअली एक तरह से मुझे ये कहना कि मेरा कौन सा पॉइंट था, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं लिख नहीं सकती। इट वाज जस्ट सो स्वीट। हाँ, मुझे ये हाँ, था कि मुझे हाँ, उसको उस पे बैठना है बस, यू नो। मेरे कभी मन में ये डाउट नहीं था हाँ, कि मैं लिख नहीं सकती, ठीक है। और फिर जो मेरा पहला आर्टिकल जो पब्लिश हुआ वो था 1999 में। उस जमाने में न्यूज़पेपर्स में एक मिडिल कॉलम आता था एडिटोरियल पेज पे, ऊपर एडिट, नीचे लेटर्स टू द एडिटर, बीच में उसको कहते ही ये लोग मिडिल थे, जो जनरल इंटरेस्ट का होता था। हाँ, तो वो मेरा पहली बार 99 में पब्लिश हुआ था, एंड उसका टाइटल उन्होंने ही दिया था, उसका उन्होंने टाइटल दिया था क्लाइंब एवरी माउंटेन। और वो मैंने लिखा था अपने, मैं जब जापान में पढ़ रही थी तो हम माउंट फूजी गए थे क्लाइंब करने। तो उस दिन क्या तूफान आ गया था, तो इन लोगों ने बीच से ही हम लोगों को लौटा दिया, हम माउंट फूजी नहीं जा पाए। तो अंधेरा हो गया था, तूफान था, और सामने का जो नजारा था बिल्कुल अंधेरा था, ब्लैक वैली जो माउंटेन था वो, तो वैली बिल्कुल अंधेरी थी। और फिर एकाएक वो शहर था कोई, एकाएक लाइट आई उस शहर में, और वो एकदम जगमगा उठा। तो एक पल में पूरा दृश्य बदल गया एक तरीके से। तो मैंने एक्चुअली उस एक्सपीरियंस पे जो वो फीलिंग आई ना, तो डर भी लग रहा था उस वक्त, सडनली वो वैली में लाइट्स आ गई और वो झलझलाने लगा, तूफान का डर खत्म हो गया। तो उस पे मैंने एक छोटा सा पीस लिखा था कि कैसे एक जर्नी आपको जिंदगी के कि जिंदगी कैसे पलट सकती है, वो आपको बता एक क्षण में क्या हो सकता है। बहुत सुंदर। तो उस पे so that was my लगता first। है कि मतलब उस समय से आप जिंदगी के जो पहाड़ियां हैं या माउंटेन्स है वो क्लाइम करती ही रही और आगे और भी करने जा रही हैं। बराबर है। I hope so, true। अगले होली पर तो मैं आ ही रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। Absolutely। मैं जानना चाहूंगी कि आपकी दृष्टि से, एकदम शॉर्ट में मुझे इसका जवाब चाहिए कि आपकी दृष्टि से ऐसे कौन से पॉजिटिव विचार हैं जो आपको बहुत ही खुश कर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको उस समय, आप अपनी थकान भूल जाती है, स्ट्रेस भूल जाती है, काम भूल जाती है, ऐसे कौन से 4-5 बातें हैं जो आपको बड़ी तसल्ली देते हैं, खुश रखते हैं? मतलब ये तो ग्रेटफुलनेस का जर्न नहीं, लेकिन मतलब आई डोंट नो विचार अरुंधति की, मतलब कि कौन सा ऐसा थॉट। मैं लेकिन बताऊं? नहीं, मैं आपको पहले मैं संक्षिप्त में जवाब देती हूँ, फिर आप मुझे बताना। मैं मतलब पहली बात, मैं पूरी लाइफ में मैं बहुत क्यूरियस व्यक्ति रही हूँ। तो जब मुझे कुछ नई चीज जो मुझे इंटरेस्ट करे, कोई नई आर्टिकल पढूं, नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढूं, वो मुझे बहुत खुशी देते। कोई नई चीज जो मेरे दिमाग को चैलेंज करती है कि अरे यार ये तो कभी सोचा ही नहीं था, या ये तो सुना ही नहीं था, वो तो क्यूरियोसिटी जब मेरी इग्नाइट होती है, वो मुझे बहुत अच्छा क्षण लगता है, एंड दूसरा जो है, जब मैं सोचती हूँ जो मेरे जीवन में अच्छा है उस क्षण, उस समय, कि भाई ये मेरी रिलेशनशिप अच्छी है, मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है, ये जो भी अच्छा है, नौकरी ठीक चल रही है, मैं कभी कभी उसको सोच के भी खुश रहती हूँ। बहुत बहुत दिया है, मतलब अपने आप को तसल्ली दे देती हूँ, बहुत है कोई मुझे एक्चुअली जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। आई एम वेरी ब्लेस्ड। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे लगता है इसमें और एक छोटा सा मैं ऐड कर देती हूँ। बिल्कुल हाँ, 100% होगा ऐसे मुझे लगता है। पूजा का जब यूपीएससी में इतना रैंक आया और आज वो दूर है, लेकिन कितनी भी काम में हो, उसका जब फोन आता है तो एक हंसी आपके मुंह पर छाई जाती होंगी। बिल्कुल, अरे बिल्कुल, कंप्लीटली डॉट ऑन, यस यस यस। बिल्कुल, मतलब बेटी का फोन आना ये लॉटरी की तरह होता होगा कि चल। हाँ, अगर समय का भी आता ना, वो 3.5 घंटे पीछे है, ये वो, तो बहुत अच्छा लगता है। सब छोड़ देती हूँ, काम में भी होती है तो छोड़ देती हूँ। वही मैं चाहती हूँ कि वो एक क्षण ऐसा हुआ कि उस समय बिल्कुल रिलैक्स होती होंगी आप जब। हाँ, नो सब भूल जाती हूँ। मुझे नहीं लगता, मेरा एक्चुअली मेरे मन में आया था सवाल कि आपको मैं पूछूं,
कि नकारात्मक कौन सी चीजें आपको तकलीफ देती हैं, पर मुझे इसका जवाब पहले ही मिल गया कि एक्सेप्टेंस आपके पास बहुत ज्यादा है, आप डिनायल में नहीं जाती, और दूसरी बात आप हर चीज को बहुत ही क्यूरियोसिटी से देखती हैं, जिंदगी की तरफ बहुत ही विन विन दृष्टिकोण से आप देखती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई नकारात्मकता आपके आजू बाजू में भी घूमने की हिम्मत करती होगी। नहीं, मतलब नकारात्मकता, नेगेटिव, भाई प्रॉब्लम्स और इश्यूज हर एक की लाइफ में आते हैं ना, किसी की लाइफ ऐसी नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन मतलब मैंने तो जो बहुत नेगेटिविटी अपनी लाइफ में रही है, मैंने हमेशा उसको पीछे छोड़ा है। मैं कभी बैगेज लेके नहीं घूमती हूँ कि ये हो गया मेरे साथ, ये हो गया, ये हो गया। आगे देखो और आगे चलो, ये मेरा फॉरगेट एंड फॉरगिव, आगे चलो, आगे चलो, मुझे आगे चलना है, इसलिए मुझे चीजों को पीछे छोड़ना है, ये मेरा। आपकी ऊर्जा और आपका उत्साह, आपकी क्यूरियोसिटी, मैं पर्दे के बाहर रहकर भी, हमारे बीच में इतना डिस्टेंस है, फिर भी मैं महसूस कर पा रही हूँ मैडम। मैं समझ रही हूँ आपकी एनर्जी लेवल क्या होगी। नहीं, मतलब आई डोंट नो, यू आर कॉलिंग इट एनर्जी लेवल, बट ये दिस इज माय अप्रोच टू लाइफ, यू नो। बिल्कुल, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू मूव ऑन। यस, आई थिंक मूविंग ऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। बिल्कुल। हम इस मुलाकात के अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। और मेरे 2 सवाल हैं अभी, और उसके बाद कितनी भी इच्छा होने के बावजूद भी घड़ी को देखते हुए हमें रुकना होगा। लेकिन इस मंच पर मैं वापस दूसरा विषय लेकर जल्द ही आपके साथ रूबरू करने आऊंगी, ये मैंने पक्की की है। और विदाउट आपके परमिशन मैं हमारे दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि आपको ये जो हमारी वार्ता चल रही है, बहुत ही आप एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत कुछ सीख इससे मुझे भी यहाँ बैठे बैठे मिल रही है, तो आप भी कुछ सीख रहे होंगे। तो साधना जी के साथ ये इसी वार्ता के तरह दूसरे विषय को लेकर हम जरूर ही जल्दी आपके सामने आएंगे। उसके पहले अभी इस मुलाकात की क्लोजिंग के पहले मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। एक सवाल मेरा ऐसा है कि आपकी सबसे बड़ी खूबी जो है, ये मुझे ये नजर आती है कि इतने उच्च स्थान पर विराजमान होते हुए भी एक सीधी सादी, प्यारी सी, सुंदर घरेलू महिला आप में मुझे नजर आ रही है। तो क्या है इसका राज? मतलब नहीं, आई डोंट थिंक आई एम वेरी घरेलू, बट क्योंकि ऐसे मैंने कहा मैं तो आउटसोर्स करती हूँ। लेकिन मैं जो मुझे लगता है कि 2 चीजें हैं इसमें। एक तो जब हम मतलब जो जॉब है मेरा, वो सिर्फ पार्ट ऑफ माय लाइफ है या पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी है। मैं उससे डिफाइन नहीं होती हूँ कि साधना जो है एक ऑफिसर है, वो मेरा डेफिनेशन नहीं है। मेरी बहुत मतलब मैं उसके बियॉन्ड हूँ। तो वो मैं अपने शोल्डर पे लेके नहीं चलती हूँ, वो मेरा एक कंधे पे वो है कि ठीक है मेरा जॉब है। एंड दूसरा, आई थिंक जो आप कह रहे हो कि सहजता, बेसिकली आपकी बात जो मुझे लगा कि आप काफी सहज हो। बिल्कुल सिंपल। आई थिंक वो कुछ हद तक कुछ हद तक मुझे लगता है कि मुझे एक अपने बारे में, अपने आप के बारे में, मैं कौन हूँ इसके बारे में काफी कॉन्फिडेंस है। तो मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना कि यू नो, सो आई एम कॉन्फिडेंट विद, आई एम कंफर्टेबल विद हु आई एम। तो मुझे कोई आडंबर नहीं है, कोई प्रूव नहीं करना। मेरा जॉब है, वो मेरा पार्ट है। मैं लिखती हूँ, मैं सोचती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं एक मदर हूँ, मैं एक वाइफ हूँ, ये सब बड़ा एक फुलसम होल है। एंड मैं कंफर्टेबल हूँ। तो मुझे अथॉरिटी दिखाना, लेट मी टेल यू, आई एम फेयरली अथॉरिटेटिव इन ऑफिस। मतलब आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन, बिकॉज जब आप कुर्सी पे बैठते हैं आपको फर्क होना पड़ता है। बिल्कुल। तो बट बाकी नॉर्मल जिंदगी में नॉर्मल कॉन्फिडेंट महिला हूँ मैं। मुझे लगता है किसी को, आपने बहुत सही कहा कि अपने आप पर जो विश्वास है, किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, मत्सर नहीं है। तो बस जिंदगी जैसी है उसे बड़ी सहजता के साथ आप जी रही हैं, और यही आपके खूबसूरती का राज है, ऐसे मुझे लग रहा है। एक आखिरी और एक सवाल मेरा है, इतनी सारे किताबें लिखी, ऐसा कोई किताब होगा, जैसे ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, ये क्रिएटिविटी प्रोसेस है लिखने की, ऐसा कोई किताब होगा जो है क्या, मतलब कि जिसके लिखने में आपको काफी वक्त लगा सोचने में, और बाद में वो किताब का निर्माण हुआ या नहीं हुआ, ऐसा कोई किताब?
नहीं नहीं, किताब के बारे में बहुत सोचा भी और निर्माण भी हुआ। जो मेरी लास्ट बुक जो 2018 में आई उसका नाम है असेंडेंट, और वो साइंस असेंडेंस, और वो साइंस फिक्शन है। ओके, और मैंने आपसे शुरू में जब आपने बचपन का मैंने कहा ना मुझे साइंस समझ में नहीं आती, तो ये भी एक एवोल्यूशन है व्यक्ति का कि मैंने जाके साइंस फिक्शन लिखी, और इसको किताब को लिखने में मुझे 5 साल लगे। और ये इसके बारे में मैंने बहुत सोचा, बहुत रिसर्च की, क्योंकि इस पे 2 एस्पेक्ट्स हैं कि जेंडर डायनामिक्स ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी की, अगर जब एक समय आएगा जब आदमी, महिला और पुरुष रिप्रोडक्टिव के लिए लिंक नहीं होंगे, रिप्रोडक्शन के लिए, कि बच्चा पैदा करने के लिए एक दूसरे की जरूरत नहीं होगी, और नहीं होगी तो जिस तरह हम लोग जा रहे हैं वो समय आने में बहुत दूर नहीं है, तो पुरुष और महिला का कि किस तरह के रिश्ते हो सकते हैं, संबंध हो सकते, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। वो दूसरा उसमें इमॉर्टैलिटी, हम लोग सब लाइफ एक्सटेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक्चुअली इमॉर्टैलिटी क्या मीन करती है ह्यूमैनिटी के लिए, इन दोनों थीम्स पे है। तो ये थोड़ी कठिन थीम्स हैं लोग सोचने के लिए, लिखने के लिए। तो और ये सिर्फ साइंस फिक्शन में ही डील हो सकती थी, क्योंकि वो समय जब ऐसा होगा वो तो अभी फ्यूचर में है। तो असेंडेंस इन्हीं 2 चीजों के बारे में है, और उनको कैसे मैं नहीं कहती रिजॉल्व किया है, लेकिन किस तरह का रेजोल्यूशन हो सकता है अगर जब ऐसा समय आएगा, उसके बारे में एक परिकल्पना है। तो ये मेरी इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, एंड मैंने बहुत मेहनत कितना टाइम लगा इसको लिखने के लिए, कितना समय लगा? मैंने इसको शुरू किया था 2010 में, 2018 नहीं 18 में तो पब्लिश हुई, 2014 या 15 की मिडिल में मैंने इसका आखिरी शब्द टाइप किया था। अब 2018 में जाके पब्लिश हुई, क्योंकि इंडिया में साइंस फिक्शन एक तो इतना लिखा नहीं जाता, वो भी एक महिला ने साइंस फिक्शन लिखा, वो भी बहुत मुश्किल से पब्लिशिंग, बट अल्टीमेटली रूपा पब्लिकेशंस ने पब्लिश किया। तो 18 में वो पब्लिश हुई। मतलब 5 या 6 साल की अवधि में आपने ये साइंस फिक्शन पूरा किया। यदि हमारे दर्शक इसे खरीदना चाहते हैं या ये पढ़ना चाहते हैं, तो ये कहाँ अवेलेबल होगा? ये आपने मतलब Amazon.in पे आप साधना शंकर विद KER टाइप करिए और असेंडेंस टाइप करिए, इट इज अवेलेबल ऑन Amazon। दर्शकों, असेंडेंस written by Sadhana Shankar, please search this book on Amazon and really love reading this book because it's a science fiction written by a woman. It's more interesting. Please go ahead. चलिए, अंतिम चरण में बिल्कुल पहुंच चुके हैं हम अभी। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये वार्ता खत्म हो, पर घड़ी मुझे दिख रही है सामने, और मुझे लगता है कि अभी हम इस अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। तो रैपिड फायर राउंड है ये, 2-3 छोटे-छोटे सवाल है। आप बिल्कुल, मुझे ये पूरा यकीन है जो भी कहेंगी सच कहेंगी, सच के अलावा और कुछ नहीं कहेगी। नहीं, जब रैपिड है तो सच ही है ना। और एक ही जवाब देगी, 2 में से चॉइस में से एक ही चॉइस को आप पसंद करेंगी। तो मेरा पहला सवाल है, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल सोचना नहीं है। बेस्ट मॉम या बेस्ट वाइफ? बेस्ट मॉम। बेस्ट एंकर या बेस्ट कॉलमिस्ट? बेस्ट कॉलमिस्ट। When the parallels meet, आपका किताब या Never a Disconnect आपकी किताब? Never a Disconnect. That is how I want life to be also. Okay. आपका पसंदीदा माध्यम, चूंकि आप दूरदर्शन पर काम कर चुकी हैं, फिर भी एक ही सवाल, फिल्म या टेलीविजन? फिल्म। फिल्म? Yes. Okay. As a medium, yes. आपसे बात करके बहुत ही खुशी हुई। मैं बिल्कुल चाहती हूँ हमारे दर्शक आज के उस होली के शाम में, इस रंगारंग चर्चा में बिल्कुल पूरे तरीके से मशगूल होते हुए उसे सुन रहे होंगे। तो अभी समय आया है विदा लेने का। साधना जी, आपने इस मंच पर आकर हमें जो मार्गदर्शन किया, नहीं कहूँगी मैं, लेकिन हमें जो प्रोत्साहन दिया, जो अच्छी अच्छी बातें आपकी ज़िंदगी के हमारे साथ शेयर की, जिससे मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को भी ज़रूर सीखने मिला होगा। आपको अपनी भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आपकी
विदा लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू अरुंधति, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं आपको अगले साल दिल्ली में मंच पे मिलूंगी। बिल्कुल। सी यू। Okay. See थैंक you. यू सो Namaste. मच। Thank you. Thank Happy you. Holi, everybody. Namaste. बिल्कुल, सेम टू यू। हैप्पी होली।